नमस्कार। हमारे सजीव फोन इन कार्यक्रम निवेश में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ पूर्वा त्रिवेदी। हमारे हमेशा बड़े कहते हैं और पहले भी कहते थे कि अपनी जो इनकम रहती है उसका एक हिस्सा हमें हमेशा अपनी बचत के लिए बचा कर रखना चाहिए और उसे हमेशा सही जगह निवेश करना चाहिए। इस कार्यक्रम में हम आपको हमेशा हमारे जो विशेषज्ञ रहते हैं ऐसे आइडियाज़ देते हैं कि किस तरह से हम निवेश करें और अपने जीवन को सरल और सुगम बनाएं। तो सबसे पहले तो आप हमारा फ़ोन नंबर नोट कर लीजिए क्योंकि हमारे विशेषज्ञ हमारे स्टूडियो में यहाँ उपस्थित हैं जिनको कॉल करके आप अपने प्रश्नों के सवाल प्राप्त कर सकते हैं। हमारा STD कोड है 0755। हमारा फ़ोन नंबर है 2660049। इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री यानी निःशुल्क नंबर भी आप नोट कर लीजिए। हमारा नंबर है 1800-233-0040। ये हमारा टोल फ्री नंबर है। और अब हम आपको बताते हैं कि हम किस विषय पर आज आपसे बात करने वाले हैं। जी हाँ, हमारा आज का विषय है कि सही निवेश से जीवन को कैसे आसान बनाएं। और दूसरा हमारा विषय है कि सेवानिवृत्ति के पहले और बाद में उचित प्रबंधन क्या है। और अब हम आपको मिलवाते हैं हमारे विशेषज्ञों से। जी हाँ, हमारे स्टूडियो में यहाँ मौजूद हैं अभिजीत रघुवंशी जी जो वित्तीय सलाहकार हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। साथ ही हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में पलकेश खंडेलवाल जी। पलकेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। और हमारे विशेषज्ञ ही आपसे बात करेंगे हमारे आज के इन विषयों पर। तो सबसे पहले हम अभिजीत जी आपसे जानना चाहते हैं कि सबसे पहले हम बताइए कि आयकर होता क्या है और इसका भुगतान करना क्यों आवश्यक होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है मैम। एक्चुअली आयकर क्या है, हम लोग जो कमा रहे हैं, इनकम जो हमारी है, अब कई बार क्या होगा अगर एक ही पर्सन कमाएगा और अपने हाथ में रखता है तो इससे पूरी समाज का भला कभी नहीं हो सकता। तो ये पुराने ज़माने में राजाओं की जो वो थी ट्रेडिशन वो ही कंटिन्यू होते हुए आई है। उस टाइम वो कर लेते थे और आज भी गवर्नमेंट लेती है। और उसका पर्पज़ ये है कि जो ज़्यादा पैसे कमाते हैं उनके 100 रुपये में से अगर 20 रुपये निकाल लिए जाएं और गवर्नमेंट के हाथ में आएंगे, फिर गवर्नमेंट मध्यम और निचले वर्ग को इस चीज़ से नई चीज़ें दे सकती है। जैसे आप देखते हैं सब्सिडी है, रोड्स हैं, या फिर कोई भी सोशल वेलफेयर की जो एक्टिविटीज़ के जो फंड्स होते हैं गवर्नमेंट जो अलोकेट करती है अपने बजट में, और बाकी फैसिलिटी जो देती है गवर्नमेंट, उसके लिए ये टैक्स एक सबसे बड़ा वो जरिया है कि टैक्स आप काटेंगे और तभी गवर्नमेंट पे फंड जाएगा और तभी ओवरऑल पूरे समाज का विकास हो पाएगा इससे। तभी समाज का विकास, मतलब ये बहुत ज़्यादा आवश्यक है हमारे समाज के पूरे लिए। इकोनॉमिक सिस्टम का पूरा सबसे मेन पार्ट है, तभी वो इकोनॉमी हमारी ओवरऑल ग्रोथ में आएगी। बिल्कुल। और पलकेश जी, हम आपसे जानना चाहें, जैसे कि हम आपसे बात कर रहे हैं कि सेवानिवृत्ति के पहले और बाद में क्या उचित प्रबंधन होता है, तो सबसे पहले आजकल के दौर में सेवानिवृत्ति की जो परिभाषा है वो बिल्कुल बदल चुकी है, तो सबसे पहले हम उस पर नज़र डालना चाहेंगे। धन्यवाद पूर्वी जी। एक तो सबसे पहली बात मैं आपको बधाई देना चाहूँगा इस चीज़ के लिए कि आपने इस वाले टॉपिक को आप आज पूरे जन के सामने, आप सबके सामने आज आप लेकर आए, क्योंकि ये सबसे संजीद मुद्दा है आज के विषय में ये चीज़। जी बिल्कुल, सभी लोग चाहते हैं कि हमारे जीवन को किस तरह से जो है सुगम और सरल बनाया जाए। जी इसके लिए बहुत सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सेवानिवृत्ति या जिसको अपन इंग्लिश में रिटायरमेंट प्लानिंग कहते हैं, ये क्यों आवश्यक है, इसका मतलब क्या है। ये अपनी लाइफ का एक तो सबसे इम्पोर्टेंट गोल है सेवानिवृत्ति, जिसको अपन रिटायरमेंट प्लानिंग कहते हैं। देखिए, ये उतना ही ज़रूरी है जो अगर जो भी व्यक्ति कमाता है, जो अपने कमाई में से एक हिस्सा अपनी बचत के लिए निकाल के रखता है, तो वो ये सोच के चलता है कि आज मैं कमा रहा हूँ तो आगे चलकर मेरा परिवार रहेगा, परिवार के बच्चों की पढ़ाई रहेगी, बच्चों की शादियों के लिए मेरे को ज़रूरत रहती है। मैं उन दोनों चीज़ों में रिटायरमेंट प्लानिंग है जिसको सेवानिवृत्ति कहते हैं, इनको उन दोनों के पहले मैं इनको रखना चाहता हूँ। मैं इतना अहम मानता हूँ। ये इसीलिए इतना ज़रूरी है क्योंकि एक समय इंसान कमाता है, इंसान का पड़ाव आता है कि एक ऊंचाई पे रहता है, उसकी कमाई भी बढ़ती है, फिर एक समय के बाद कमाई धीरे धीरे कम होती है और एक समय पे आके एक रिटायरमेंट एज जिसको कहते हैं, वहाँ पे आके उसकी इनकम रुक जाती है। उसके बाद सिर्फ उसको एक्सपेंसेस या उसको कह दीजिए कंजम्पशन है, उसकी जो भी रूटीन खर्चे हैं जिसको अपन कंज्यूमर एक्सपेंसेस कह दो, मेडिकल खर्चे हो गए आज की तारीख में, लाइफस्टाइल खर्चे हो गए, तो वो सब खर्चों को पूरा करने के लिए जितने साल वो
अर्न इनकम में रहेगा तो उस पर्टिकुलर चीज़ को पूरा करने के लिए रिटायरमेंट की या वित्तीय सेवानिवृत्ति की आज की तारीख में बहुत आवश्यकता है, क्योंकि पहले वाले टाइम में जॉइंट फैमिली का कंसेप्ट होता था, तो बच्चे साथ में, पूरा परिवार साथ में रहता था, तो सब चीज़ें आपस में शेयर हुआ करती थी। अब चीज़ें न्यूक्लियर फैमिली, धीरे धीरे चीज़ें सुपर न्यूक्लियर की तरफ जा रही है। पहले की लाइफस्टाइल में जॉब ज़्यादा तेज़ी से, लोग अब जॉब की तरफ ज़्यादा शिफ्ट हो रहे हैं, तो उस वजह से हस्बैंड वाइफ या बच्चे कहीं और सेटल हो रहे हैं, तो उनका जो खर्चा है और वो सारी चीज़ें हैं, तो वो सेवानिवृत्ति या रिटायरमेंट प्लानिंग के थ्रू ही वो चीज़ें अचीव करना आज की तारीख में ज़रूरत है। जी, मतलब अगर सेवानिवृत्ति का एक, अगर हम जॉब से हटके और अलग अर्थ निकालें, यानी हमारे उम्र के उस पड़ाव में धन संचय हम करके रखें जब हमको सबसे ज़्यादा आवश्यकता जी हो। बिल्कुल जी, वो उतना ही आवश्यक है जितना आज की तारीख में अपन धन संचय के लिए जितनी मेहनत करते हैं, बचाने के लिए, कमाने के लिए जितनी मेहनत करते हैं, उतनी ही बाद में आवश्यकता है कि उस संचय किए हुए धन का सही तरीके से प्लान करके उसको उस अनुरूप किया जाए, ताकि रिटायरमेंट के वक्त में किसी भी तरह की कोई परेशानी ना आनी पाए। जी, अभिजीत जी, अभी जैसे पलकेश जी ने नाम लिया कि मेडिकल इंश्योरेंस या इस तरह का भी लेना हमको ज़रूरी होता है, तो क्या ये भी एक मतलब हमारे अगर निवेश का क्या हिस्सा मानते हैं इसको? बिल्कुल मैम, मेडिकल इंश्योरेंस आज की डेट में मैं स्पेशली सभी को ये एडवाइस करता हूँ कि मेडिकल इंश्योरेंस मस्ट चीज़ है, क्योंकि आप देखिए ऑन एन एवरेज अराउंड 20,000 25,000 में एक फैमिली प्लान आता है। एवरेज एज आपकी 30 है जी, आप हार्डली 10 साल देखते हैं तो 2.5 लाख का खर्चा है। बट सिंगल मतलब आज की डेट में जो देखें प्रोबेबिलिटी बहुत है कि कोई कभी बीमार पड़ गया या मेजर कोई डिसीज हो जाती है, बड़ी बीमारी, तो अगर मेडिकल इंश्योरेंस आपके पास है तो ये 2.5 लाख आपको कब 10 लाख और 20 लाख का बेनिफिट दे देंगे, तो ओवरऑल आपका वहाँ फ़ायदा होगा। और ये लॉन्ग टर्म के हिसाब से बहुत अच्छी चीज़ है। जितना ज़रूरी लाइफ इंश्योरेंस है आज की डेट में उतना ही, क्योंकि हमारे पास पोल्यूशन बढ़ ही रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, हर चीज़ जिस डायरेक्शन में जा रहा है, तो आने वाले टाइम में और अभी जो पिछले 4-5 साल हमने देखे, तो उस समय मेडिकल इंश्योरेंस एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है। ये आपका हेल्थ में इन्वेस्टमेंट है कि आपका कभी ना कभी वो कन्वर्ट हो जाएगा कैपिटलाइज, क्योंकि फैमिली प्लान है, इसमें आप 3 लोग कवर हो जाते हैं एवरेज। तो आई थिंक 10 साल में भी आप 2.5 लाख इन्वेस्ट करके 10 लाख का उसमें बेनिफिट ले सकते हैं। एवरेज यही है। आप देखेंगे जो क्लेम का रेशियो है बहुत ज़्यादा है मेडिकल इंश्योरेंस में, क्योंकि ऑलमोस्ट हर बड़ा हॉस्पिटल भी आजकल ये चीज़ दे रहा है आपको, तो उसका बेनिफिट लेना चाहिए, क्योंकि ये बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट है। जी, यानी अगर हम उस पर भी निवेश करते हैं तो हमारे जीवन के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, सबसे ज़्यादा सिंपल आपकी जो मेन कैपिटल है, जो पूंजी है, जमा पूंजी, आपको वो खर्च नहीं करनी पड़ेगी जी। इसलिए ये छोटा अमाउंट आप देते रहेंगे और कभी ज़रूरत पड़ी तो उसका यूज़ कर लेंगे। जी बिल्कुल। तो अभिजीत, क्या इसमें भी एक दायरा निर्धारित रहता है कि हम कम से लेकर अधिक तक, या निश्चित रहता है? इसका एक्चुअली मैम एज वाइज रहता है और आपको प्रॉब्लम क्या क्या है, अच्छा, उसके ऊपर डिपेंड उस पे इंश्योरेंस की प्रीमियम डिपेंड करती है। और इसका एक जैसा टॉपिक है इनकम टैक्स, उसमें भी आपको इसका बेनिफिट मिलता है जी, कि आपने अगर हेल्थ इंश्योरेंस लिया हुआ है तो 80D में आपको इसका खुद का, अपने स्पाउस मतलब पार्टनर और बच्चे 3 लोगों का कवर इसमें 25,000 तक का डिडक्शन इनकम टैक्स में मिल जाता है। अच्छा। तो वहाँ आप टैक्स सेविंग भी कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट भी होता जाएगा साइड में। बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया है। कल्पेश जी, पलकेश जी, हम बात कर रहे थे उसकी, तो जिस तरह से रिटायरमेंट की जो प्लानिंग है ना, वो किस तरह से हम निवेश को लेकर निर्धारित कर सकते हैं? देखिए, रिटायरमेंट की प्लानिंग आप अगर ये मान के चलिए कि मतलब आज की अगर आपकी जो इनकम है, उस इनकम के अनुरूप जो आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, जो आपका लाइफस्टाइल है, अगर मेरे को सेम यही मेरा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग या जो मेरा आज जिस तरीके से मेरे परिवार को मैं रहन सहन और सारी सुविधाएं दे रहा हूँ, उसी हिसाब से मैं चाहता हूँ कि रिटायरमेंट में भी मैं और मेरे परिवार या मैं उस तरीके की लाइफस्टाइल जीऊँ मैं, तो उसके लिए आपको सही तरीके से आपका पोर्टफोलियो, आपकी प्लानिंग आपको उस तरीके से प्लान करना आवश्यक है। क्योंकि उसमें 2 चीज़ें हैं जो आपको सबसे ज़्यादा चीज़ करती है, जिसको अपन एक तो इन्फ्लेशन कहते हैं। ये इन्फ्लेशन की भी मैं अगर महंगाई की बात करूँ तो ये नॉर्मली आपका इन्फ्लेशन जो है वो 5-6-7% जो गवर्नमेंट के आंकड़ों के हिसाब से है। अगर मैं दूसरे जो नॉर्मल है लाइफस्टाइल एक्सपेंस हो गया, जिसको अगर अपन कह दें मेडिकल इन्फ्लेशन हो गया,
तो ये जो इन्फ्लेशन है, एजुकेशन इन्फ्लेशन हो गया, तो ये सब इन्फ्लेशन जो है वो 10% से लेके 12-13% की महंगाई के हिसाब से है। अच्छा। तो प्लान करते वक्त आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है कि आज जिस चीज़ में आप निवेश करने की तैयारी कर रहे हो वो आपको उस वक्त जो आपके जो भी रिक्वायरमेंट है, मेडिकल इन्फ्लेशन जैसे बहुत बड़ा है, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन, दो बड़ी चीज़ें ऐसी कि उस वक्त उस महंगाई के हिसाब से वो चीज़ें आपकी मैनेज हो सके, जो भी आपका बेसिक रूटीन एक्सपेंसेस भी आपके जो घर के खर्चे हैं वो सारी चीज़ें आपकी महंग होना बहुत ज़रूरी है। एक दूसरी चीज़ सबसे बड़ी चैलेंज है जो आज की तारीख में अभी आने वाली जनरेशन जो फेस करने वाली है वो है लंबा लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जिसको कहते हैं कि एक समय में आप रिटायर हो रहे हो, दूसरा समय है आपका जीने का, उस वक्त आप कितने साल तक एक्सपेक्टेंसी आपकी जीने की, आप कब तक जिएंगे आप। तो वो जो दायरा है वो तेज़ी से बढ़ रहा है जी। पहले की जनरेशन में लाइफस्टाइल चैलेंजेस उतने नहीं हुआ करते थे जो आज की जनरेशन में लाइफस्टाइल चैलेंजेस आना शुरू हुए हैं जी। तो उन चीज़ों को मैनेज करते हुए भी अपने को ये ध्यान रखना है कि कम से कम वो सारी चीज़ें आपके उन सब चीज़ों को कम से कम वो मैनेज करके और बीट नहीं कर पाए, तो वो आपको उस चीज़ पे ध्यान रख के प्लानिंग आपकी उस तरीके से होना आवश्यक है। जी जी। अभिजीत जी, जैसे आपने बताया कि आयकर क्या है और किस तरह से आयकर भरने के लिए, जैसे हमारे दर्शकों को मैं भी अगर चाहती हूँ कि कौन कौन से ऐसे दस्तावेज होते हैं जो हमारे पास होना बहुत ज़रूरी होते हैं और क्या इनकी जो डेट है वो निर्धारित रहती है, और एज भी आप बताइए कि किस तरफ या किस इनकम में हम आयकर को भर सकते हैं। एक्चुअली इनकम आपकी डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं पहले कि इसमें आपको क्या दस्तावेज लगेंगे। जैसे आप एक सैलरीड पर्सन है जी, आपकी मंथली सैलरी आ रही है तो आपको अपने एम्प्लॉयर से जहाँ पे आप जॉब कर रहे हैं वहाँ से फॉर्म 16 मिलेगा एक, जो कि एक मस्ट फॉर्म है। वहाँ पे वो पूरे ईयर का आपका डेटा बना कर देते हैं कि कहाँ पे आपके पास एग्जाम्पशन है, कहाँ पर आपने अलाउंस लिए हुए हैं, कौन से पर्क्स हैं, तो उसमें पूरी वो मिल जाएगी आपको। आपकी एक सैलरी स्लिप भी इसका अल्टरनेट रहता है, बट फॉर्म 16 बेस्ट है क्योंकि वो बहुत सिंप्लीफाइड वर्जन आता है, उसको देखकर आप खुद भी रिटर्न फाइल कर सकते हैं। अभिजीत जी, हम अपने बात को कंटिन्यू करेंगे। अभी हमारे साथ नंद स्वरूप मिश्रा जी जुड़ चुके हैं बाराबंकी से। बहुत बहुत स्वागत है आपका नंद स्वरूप जी। नमस्कार सर, मैं नंद स्वरूप मिश्रा बाराबंकी से। मैं जानना ये चाहता हूँ कि हमें जो निवेश करना है तो एक बचपना होता है, जवानी होती है, फिर बुढ़ापा आता है, तो हमें किस उम्र में निवेश करना चाहिए। और दूसरी चीज, जैसे किसान है इनके पास 6 महीना साल भर पैसा आता है, नौकरी वालों से 1 महीना तनख्वाह मिलती है, रोजगार वाले उनको डेली पैसा। आपकी आवाज जो है नंद स्वरूप जी, जी आवाज नहीं आ रही है हमको, थोड़ा सा जी। मैं जानना ये चाहता हूँ, जैसे हम लोग किसान है तो हमारे पास 6 महीना और साल भर में पैसा आता है, जो नौकरी वाले उनके हर महीना पैसा आता है, रोजगार वाले उनको डेली पैसा आता है, तो उनको किस हिसाब से निवेश में अपना दायरा बढ़ाना चाहिए, कौन सा स्कीम लेनी चाहिए। क्योंकि कहते ना दादा न बड़ा न भैया, जब बुढ़ापा आवे तो आवे काम रुपया। जी बिल्कुल बिल्कुल नंद स्वरूप जी, हमें समझ में जहाँ तक आ रहा है नंद स्वरूप पेंशन जी को लेकर ही वो अपना सवाल जानना चाह रहे हैं। जी नंद स्वरूप जी, आपने जो कहा है वो बिल्कुल सही कहा है, ये कहावत बिल्कुल सही है और आज की तारीख में और सटीक बैठती है ये कहावत कि आदमी कमाता है इसीलिए कमाता है क्योंकि वो अपने किसी के आगे बाद में जब वो रिटायर या सेवानिवृत्ति की तरफ जाता है तो उसको किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। और ये सब चीज़ें जब आती है किसी के सामने कि बुढ़ापे में मेरे खर्चे कौन उठाएगा, मेरी उम्मीद रहती है कि मेरा बेटा अगर सैलरी अगर उसकी जॉब लग गई है तो उसकी सैलरी अगर आ रही है तो मेरे को उसकी सैलरी का वेट होता है कि भाई वो जब आएगा तब वो मेरे को अकाउंट में ट्रांसफ़र करेगा, तब मैं मेरे खर्चे उस उम्मीद पे चीज़ें रहती है। तो मेरा ये मानना रहता है कि मैम इन्हीं सब चीज़ों के आगे कि आदमी की फिलॉसफी रहती है कि वो स्वाभिमान से जीना चाहता है कि वो उसकी पत्नी कभी भी किसी के आगे हमेशा स्वाभिमान से रहे, हर वक्त छोटी छोटी चीज़ों के लिए, हर चीज़ों के लिए नहीं किसी के आगे हाथ फैलाना पड़े या किसी से मांगना पड़े बार बार। तो मेरा ये मानना रहता है कि हमेशा इन चीज़ों को आज से तैयारी करके ये चीज़ें हमेशा सोच के चलनी चाहिए कि ये सारी सर्कमस्टेंसेज, ये सारी चीज़ें आगे चलकर आती है। तो इसीलिए रिटायरमेंट प्लानिंग का रोल एक विशेष रूप में बढ़ जाता है।
जी बिल्कुल, ये नहीं सोचना चाहिए कि अभी तो उम्र कम है हाँ, और जब हम थोड़ा मेरा सा तो ये और मानना बड़े है मैम होंगे कि और जितनी एज जल्दी बढ़ेगी। उम्र जी होगी, जितनी उतना जल्दी ज़्यादा। आपकी सैलरी अगर शुरू हो रही है, आपकी लाइफ, जॉब लाइफ स्टार्ट हो रही है या वर्किंग लाइफ जी। स्टार्ट हो रही है, आपकी सबसे पहली सैलरी से सबसे पहला चेक ही आपका रिटायरमेंट के लिए कटना चाहिए। बिल्कुल, नहीं सही कहा आपने। और नंद स्वरूप जी, आपको आपका जो आंसर है वो मिल चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद फ़ोन करने के लिए। अभिजीत जी, बात चली है उम्र की, हाँ। तो क्या ऐसा किस उम्र से अगर हम सेविंग करना चाहें तो कौन सी उम्र सबसे ज़्यादा सही रहती है और किस तरह का निवेश सही रहता है? एक्चुअली देखा जाए तो हर उम्र सही है। जी। जब आप देख सकते हैं कि आपके इन्वेस्टमेंट का आपको जहां रास्ता मिले तुरंत कर देना चाहिए स्टार्ट। जी। क्योंकि जैसे जैसे कम से कम एज रहेगी, जैसे आप 25 से स्टार्ट करते हैं और आप 30 से करते हैं, तो आप 5 साल में जो कैपिटल लॉस कर चुके होंगे। जी। इसलिए जितने जल्दी स्टार्ट होगा उतना बड़ा एक्यूमुलेशन होगा और आपके रिटायरमेंट के टाइम पर आपको उतना बड़ा फंड मिलेगा। और क्योंकि वो सिर्फ आपने जो फंड डाला है वो नहीं रहेगा, उस पर आपको रिटर्न्स आ रहे हैं। एग्जांपल, आपने एक सिंपल एफडी भी कर रखी हुई है, तो एक एफडी भी अगर आपने कर रखी है तो उसका भी इंटरेस्ट ऐड होते जाएगा, वो 5 साल का वहाँ भी आपको लॉस हो चुका होगा। अच्छा। हाँ, तो लॉन्ग टर्म में तो ये है जितने जल्दी हो, लेकिन एक डिसेंट एज है 30 से तो एटलीस्ट कर देना चाहिए। कर देना चाहिए 30 जी। अभी एक बेंचमार्क है। बिल्कुल बिल्कुल। अभी भोपाल से गौरव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौरव जी, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग जी गौरव जी। गुड इवनिंग अभिजीत सर। गुड इवनिंग सर। मेरे को एक चीज पूछनी थी आपसे। हाँ। मैं अभी जॉब में हूँ एंड मैं अभी 7 लाख का जो स्लैब है टैक्स का, मैं उसके अंडर मतलब उसके नीचे लाई करता हूँ। हाँ। बट मेरा इस बार पहली बार 5,000 रुपीज डिडक्ट हुआ है टीडीएस के बिहाफ पे। ओके। तो ये जो चीज है, ये मेरा टीडीएस क्यों डिडक्ट हुआ, क्या आप मेरे को बता सकते हैं? हाँ सर, बिल्कुल। एक्चुअली क्या है, हमारे लॉ में 2 रिजाइम चलती हैं इनकम टैक्स में। वो एक ओल्ड होती है, एक न्यू टैक्स रिजाइम होती है। तो जो 7 लाख हम चलते हैं, ये 2.5 लाख का स्लैब होता है, बाकी ऊपर की रिबेट होती है। जो 7 लाख के अंडर तक इनकम है अगर आपकी, तब तो वो मिल जाता है रिबेट, तो 7 लाख तक एग्जम्पशन आती है। अब सर आपका केस ऐसा होगा, ओल्ड रिजाइम में ऑप्ट हो गया होगा एम्प्लॉयर की तरफ से, तो ओल्ड में क्या होगा, 5 लाख क्रॉस कर रही होगी आपकी सैलरी, और जैसे ही आपने 5 लाख क्रॉस किया तो टीडीएस एक सरप्राइजिंगली दिसंबर जनवरी वाले मंथ्स में डिडक्ट हो जाता है। तो वो ईयर का पूरा हो जाता है जिस टाइम आपने 5 लाख क्रॉस कर ली इनकम आपकी। जी 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 बिल्कुल। तो गौरव जी, आपको आपका आंसर मिल चुका है। जी, तो हम बात कर रहे थे किस तरह से एज की हम कंटिन्यू बात कर रहे थे कि आपने कहा कि 30 में करना चाहिए, 30 तो लेकिन ऐसे कौन से सरल निवेश हैं अभिजीत जी, हाँ। जिनमें अगर हमारे इसके पहले एक चीज़ में और ऐड करना चाहूँगा। जी जी बिल्कुल। सर के इसमें सर ने बहुत सही चीज़ बोली कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी निवेश शुरू करना चाहिए। मैं आपको एग्जांपल भी देता हूँ इस बारे में। हाँ। कि एक 30 साल का व्यक्ति, इसकी एग्जांपल अगर आए है आज की तारीख में, उसका बेसिक हाउस होल्ड एक्सपेंस या अपन उसकी इनकम ही मान लीजिए कि 40 से 50 हज़ार तकरीबन है। तो अगर और उसमें 6 से 6.5 7 तक का अगर मैं महंगाई दर भी पकड़ लेता हूँ कि साल का इतना है, तो अगर मैं और 60 साल की तरफ अगर मैं रिटायर होने की तैयारी करता हूँ कि मैं 60 साल में अगर रिटायर प्लानिंग मेरे को करनी है, तो उसको कम से कम आज की तारीख में 4 से 5 करोड़ के आसपास का उसको एक कॉर्पस उसका तैयार होना चाहिए, ताकि वो 80 साल तक की अगर उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी रहती तो वो अगले 20 साल बिना इनकम के वो अपना और अपनी वाइफ का वो प्रॉपर एक्सपेंसेस पूरे सारे भुगतान कर पूरा सके। सर्वाइवल। बिल्कुल बिल्कुल। अभी हमारे साथ भोपाल से राजा श्रीवास्तव जी जुड़ गए हैं। राजा जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जी नमस्कार सर। नमस्कार मैम। जी पूछिए। सर हमारा क्वेश्चन ये है कि हमारा जो पेंशन सिस्टम है वो है एनपीएस, और अभी औसतन सैलरी से 8,000 का डिडक्शन हो रहा है और उतना ही कंट्रीब्यूशन ऑफिस की तरफ से है। तो सर इसमें आप ये बता पाएंगे कि 20 साल बाद कितनी पेंशन बनेगी, मतलब 60 इयर्स ऑफ रिटायरमेंट एज के बाद 20 साल बाद, आज से 20 साल बाद कितनी पेंशन बनेगी और उसमें क्या बेनिफिट्स रहेंगे, मॉनेटरी बेनिफिट्स? जी आवाज क्लियर नहीं है क्वेश्चन। राजा जी, एक बार आप राजा जी फिर से एक बार बोल देंगे क्या प्रश्न? हाँ सर, मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चन सर। 8,000 का डिडक्शन हो रहा है एनपीएस सिस्टम से हमारा, और 8,000 ही ऑफिस की तरफ से कंट्रीब्यूशन है एनपीएस में। हाँ। तो 20 साल की सर्विस के बाद सर कितनी पेंशन बनेगी और क्या मॉनेटरी बेनिफिट्स मिलेंगे हमें एनपीएस सिस्टम के अनुसार? जी 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 मतलब 8,000 का डायरेक्शन की तरफ से 8,000 का जो है इनको ऑफिस से मिल रहा है, तो चाह रहे हैं कि 20 साल बाद क्या
उनका अमाउंट होगा, किस तरह से बिल्कुल, बेनिफिट जी होगा? बिल्कुल। देखिए जी। 20 साल बाद आपके पास ये ऑप्शन आएगा कि आपको आपका इनकम विड्रॉल कितना करना है। आपको जब आपका एक कॉर्पस तैयार होगा एनपीएस के थ्रू, मैं मान के चलता हूँ अगर आपका 10% से भी अगर आपका एनपीएस ग्रो होता है तो आप 16,000 रुपये आपका महीने का डिडक्शन अगर जा रहा है इनका, बिल्कुल। तो तकरीबन आप ये मान के चलिएगा कि इनका पोर्शन करीब करीब अगले 20 साल में अराउंड 3-3.5 के आसपास करोड़ के आसपास का पोर्शन बनेगा इनका। और उसके बाद अगर ये चाहें तो जो आज जो जितना इनका एक्सपेंस है उस एक्सपेंस के हिसाब से अगर मतलब मान के चलिए 1.5 से 2 लाख रुपए महीना आराम से ये विड्रॉल करके आप आराम से आपका अगला काफ़ी कुछ साल आप निकाल सकते हो सर्वाइवल के। आप अगले 20 से 25 साल फिर आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी इस चीज़ को लेकर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद राजा जी। बिल्कुल सही बात कही आपने कि किस तरह से वो आगे फिर अपना फ्यूचर निर्धारित कर सकते हैं। अभिजीत जी, आयकर का जो निर्धारण है वो कैसे किया जाता है और हम इसकी दरें कैसे तय कर सकते हैं? मैम ये क्वेश्चन एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो आता है जी। सबसे पहले तो हम पर चलती हैं 2 रिजाइम जो लास्ट क्वेरी में भी हमने बताया, ओल्ड रिजाइम और न्यू रिजाइम। दोनों में इनकम टैक्स के अलग अलग स्लैब रेट्स हैं जी। तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये डिसाइड करना होता है कि आप किस रिजाइम में जा रहे हैं, ओल्ड में जाना है और न्यू में जाना। अब बेनिफिट बता देता हूँ ओल्ड का और न्यू का। न्यू में इंटरेस्ट रेट कम है और नेगेटिव साइड ये है कि अगर आप पे इन्वेस्टमेंट्स हैं, आप मतलब होम लोन है आपके पास या लाइफ इंश्योरेंस है या मेडिकल इंश्योरेंस है या मेडिकल ट्रीटमेंट डिपेंडेंट पर्सन का चल रहा है या इस तरीके के जितने भी इन्वेस्टमेंट हैं जो टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट कहलाते हैं, डिडक्शंस कहते हैं हम जिन्हें, अगर वो हैं आपके पास तो डेफिनेटली आपको एक पर्टिकुलर रेंज तक वो पर्सन टू पर्सन और अमाउंट पे डिपेंड करता है, ओल्ड रिजाइम फ़ायदेमंद रहेगी जी। और अदरवाइज आपको न्यू रिजाइम फ़ायदेमंद होगी अगर आप कहीं कोई इन्वेस्ट नहीं करना है, सिंपली कैलकुलेट किया और टैक्स भर दिया तो वो स्लैब रेट के अकॉर्डिंग फिर कैलकुलेशन होगी आपकी। अच्छा। जैसे 5%, 10%, 15%, 20 ऐसे स्लैब रेट हैं 2.5 लाख की डिफरेंसेज में। न्यू रिजाइम में। ओल्ड में ये रहता है कि इनिशियल 2.5 लाख तो एग्जाम तो दोनों में ही है, फिर 2.5 लाख से 5 लाख तक आपका लगेगा 5%, लेकिन 5 लाख से 10 लाख का जो स्लैब होगा इसमें 20% और अबव 10 लाख 30%। अच्छा, जो भी इनकम होगी निर्धारित होती है। और इनकम भी कैलकुलेशन का एक प्रोसीजर है, मतलब सिंपली कई बार कंफ्यूजन ये रहता है सैलरी 50 लाख तो 50 लाख इनकम, बट उसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन आ जाती है, फिर क्लेम्स आते हैं कई सारे, तो पर हर व्यक्ति का अपना अलग अलग वो रहता है, तो उस बेस पर अपन डिसाइड करते हैं कि कैसे कैलकुलेशन होती है। जी जी जी। बल्किश जी, जैसे जो हमारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ रहते हैं आज जिनको पेंशन मिल रही है, क्या वो भी आपकी ये जो स्कीम चलती है हमारी एनपीएस, क्या इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं? गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के पास मैम कुछ 2009 के पहले के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका ओल्ड टैक्स रिजीम के थ्रू पुराने जो है उनके पास है कि वो पुराना जो पेंशन का सिस्टम है वो चल रहा है। 2009 के बाद के जो एम्प्लॉयज़ है गवर्नमेंट के, उनमें ये ऑप्शन आता है कि भाई आप उसमें ऑप्ट करना चाहो तो न्यू पेंशन सिस्टम जो है वो आप स्कीम को ज्वाइन करना चाहो तो कर सकते हो, पर उनमें मैंडेटरी है क्योंकि पुराने पेंशन के कंपैरिजन में जितनी तेज़ी से इन्फ्लेशन हेल्प कर रहा है, न्यू पेंशन सिस्टम के थ्रू ये मान के चलेगा कि आगे चलकर वो ही ज़्यादा एफिशिएंट रहने वाला इन्फ्लेशन को बीट करके जो आपको प्रॉपर विड्रॉल की आपको ऑप्शन दे सकता है। जो अगर मैं आज मान के चलो अगर कोई 25-30 साल का व्यक्ति है जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय आज अगर ज्वाइन होता है और उसके पास अगले 25 साल 30 साल का लगभग कार्यकाल है, उसको अगर कंप्लीट करना है अपनी ऑफर, तो वो उस दौरान अगर वो न्यू पेंशन स्कीम के थ्रू अगर अपना रिटायरमेंट को प्लान करता है तो रिटायरमेंट प्लान उसको आगे चलकर एक बहुत बड़ा योगदान देगा उसको उसकी विड्रॉल के ऑप्शन में, विड्रॉल की चीज़ों को लेकर, ताकि वो प्रॉपर एलोकेट कर सकता है अपने फंड्स को इनकम के हिसाब से, क्योंकि वहाँ पे आपके पास ऑप्शन है। आप आपके नेशनल पेंशन स्कीम के थ्रू आप आपके जैसे परसेंटेज ऑफ रिस्क रहता है, आपको कितने रिस्क के हिसाब से चीज़ें चूज़ करनी रहती है। तो जैसे कंजर्वेटिव कुछ मतलब एकदम सेफ जोन वाले इन्वेस्टर्स होते हैं, थोड़ा रिस्क लेना पसंद करते हैं, आपको थोड़ा ज़्यादा रिस्क लेना है, तो उस हिसाब से आप कैटेगराइज कर सकते हो। पुरानी पेंशन स्कीम में आपके पास गवर्नमेंट का जो मैंडेट होता है उसी मैंडेट के हिसाब से आप फिक्स हो जाते हो कि आपके पास ये चीज़ है, और इसमें आप जो है इसके फ्लेक्सिबल रहता है। जी, पूरा फ्लेक्सिबल रहता है जी। तो इसका कुछ स्पेशल क्राइटेरिया अगर डिफाइन किया जाए या कि जी
इसका स्पेशल क्राइटेरिया आप वापस से क्या कहना चाह रही हैं? यानी अगर युवा इसको लेते हैं या जो जॉब में है वो लेते हैं, तो कुछ ऐसा कि आपकी इतनी इनकम होनी चाहिए या कुछ नियम नहीं, इस तरह ऐसा से कुछ भी नहीं निर्धारित रहते हैं? क्राइटेरिया है, ऐसा जी। कुछ भी नहीं क्राइटेरिया नहीं है। इसका मेन तो यही चीज़ रहती है कि अगर आप न्यू पेंशन सिस्टम के आगे अगर आप पेंशन स्कीम में जुड़ते हो तो आपका ये माइंडसेट होना चाहिए कि मेरे को पेंशन के वक्त पे मेरी प्लानिंग के जी, लिए मेरे को जी, विड्रॉल जी, चाहिए। जी, हाँ। जैसे नॉर्मली कोई भी जब गवर्नमेंट एम्प्लॉय ज्वाइन होता है तो उसका ये माइंडसेट रहता है। जी बिल्कुल। तो उस माइंडसेट के हिसाब से अगर आप शुरुआत में ही अगर आप एग्रेसिव स्ट्रैटेजीज में या मॉडरेट स्ट्रैटेजीज में अगर आप तरीके में एंटर होते हो तो वहाँ पे आपको फिर आपकी जो इनकम के हिसाब से जो प्लानिंग है वो आपको बेटर तरीके से ऑफर हो सकती है। जी जी बिल्कुल। तो वो उस रूप में आपको उस तरीके से हेल्प करने में प्लान कर सकता है। जी, यानी जो हमारे निम्न श्रेणी की कर्मचारी है या जो महिलाएं कहीं काम करती हैं जी। कुछ है, तो वो भी इस स्कीम का उस स्कीम का फायदा फ़ायदा उठा सकती सकती है। हैं। जी, यानी सभी के लिए अपना भविष्य को सुरक्षित करने के लिए। हाँ। जी, अभी सौरभ जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सौरभ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हेलो जी सौरभ जी, बताइए। गुड इवनिंग एवरीवन। जी मैम, मेरा एक सवाल था बीजी जी से कि मैं एक गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर हूँ जी ना, और मेरा इस साल का अराउंड टर्नओवर 20 लाख का निकला हुआ है। तो क्या मेरे को इस पूरी अमाउंट पे इनकम टैक्स देना पड़ेगा क्या? मेरा एक क्वेश्चन है। जी सौरभ जी, एक्चुअली क्या है, आपका ये टर्नओवर है, मतलब आपने इतना सेल्स किया हुआ है, अब आपका ये प्रॉफिट नहीं है। और इनकम टैक्स की डेफिनेशन बोलती है कि इनकम का मतलब ही है प्रॉफिट। जो प्रॉफिट आपके पास आ रहा है उसको देखकर फिर स्लैब रेट, अगर आप प्रोप्राइटर हैं तो स्लैब रेट के हिसाब से कैलकुलेशन बनेगी और वो सब होगा इसका। जी बस पूरे तो- अमाउंट पे टैक्स नहीं होगा। जी सौरभ जी, आपको उम्मीद है आपका आंसर मिल चुका है। जी अभिजीत जी, जैसे हम बात कर रहे थे, आपने बताया किस तरह से यदि कोई व्यक्ति खुद से आयकर भरना चाहे तो उसके लिए क्या प्रोसेस होती है? उसका मैम आज की डेट में ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस जो गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट जी, है, जी, इन्होंने करीब 3 साल पहले वेबसाइट चेंज की हुई है और वो इतनी सिंप्लीफाइड है, उसमें सब कुछ लिखा हुआ आता है। मतलब आपको सिंपल जाना है इनकम टैक्स की वेबसाइट पे incometax.gov.in पर, और वहाँ पे अपना एक कॉलम आता है रजिस्टर, वहाँ से अपना पैन कार्ड की डिटेल्स डालना है, अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स डालना है और आपकी आईडी बन जाएगी। जैसे ही वो आईडी आप लॉगिन करेंगे, अपने आईडी पासवर्ड जो आप सिलेक्ट करेंगे उससे आपको आईडी पासवर्ड वो करना है। फिर वहाँ पे कॉलम आ जाता है प्रिपेयर इनकम टैक्स रिटर्न ऑनलाइन। तो बस उस पर आपको डिटेल डालते जाना है। जैसे आपकी सैलरी से इनकम 60,000 है, मोस्टली डेटा तो AIS से इंपोर्ट होकर आता है, एक उसमें पार्ट होता है। तो वहाँ से डेटा आएगा और बाकी आपको जो इन्फॉर्मेशन डालनी है आपके हिसाब से, सिंपल, बहुत सिंप्लीफाइड है, बहुत UI फ्रेंडली है। तो आप एक बार लॉगिन करेंगे तो आपको सब समझ में आता जाएगा। जस्ट ईमेल आईडी बनाने जितना इजी है। तो वो जब वेबसाइट नई हुई है तब से पूरा सिंपल हो गया है, पेज बाय पेज, स्टेप बाय स्टेप, और नीचे इंस्ट्रक्शंस भी दिखते जाएंगे कि आपको कहाँ पे किस जगह से डॉक्यूमेंट यूज़ करने हैं। जी, और अभिजीत जी, जो कंप्यूटर फैमिलियर नहीं है वो आम व्यक्ति किस तरह से भर सकते हैं या क्या आप ये कर सकते हैं? उनके लिए एक्चुअली ऐसा है, इनकम टैक्स ऑनलाइन ही फाइल होता है रिटर्न आज की डेट में। पहले ऑफलाइन मोड था। अब इसके लिए बेस्ट है कि आप कोई कर सलाहकार जो हो आसपास, एडवोकेट्स होते हैं, CAs होते हैं और बाकी प्रोफेशनल्स होते हैं, तो इनसे कंसल्ट करके भरना ज़्यादा एडवाइजरी रहेगा। इवन कई सारी वेबसाइट्स भी हैं जो ऑनलाइन आप फ़ोन पे डिटेल देंगे उन्हें और वो फाइल करके दे देंगे आपको। ऑनलाइन बिजनेस हैं काफ़ी सारे जो इनकम टैक्स फाइलिंग करवाते हैं। जी जी, और आयकर की अगर कोई वेबसाइट या कुछ ऐसी स्कीम जिसका हम फ़ायदा लेके जान सकते हैं, या डेट हमको पता चल जाए या क्या नियम रहते हैं, तो उसके लिए डेट बता देता हूँ। जनरली जो बिजनेस क्लास है उनकी डेट्स वेरी करती हैं। बाकी जो नॉन ऑडिट केसेस हैं उनकी एक डिफ़ॉल्ट डेट होती है। जैसे फाइनेंशियल ईयर अभी चल रहा है अप्रैल 23 से मार्च 24, तो इनकी डेट स्टार्ट होगा फाइलिंग होना मार्च 24 के बाद। अब एग्जैक्ट डेट तो आज के डेट में पॉसिबल नहीं है बताना स्टार्ट कब होगा, बट एंड डेट 31 जुलाई होगी। यानी आपको 31 जुलाई 2024 के पहले भरना है तो आपको कोई लेट फीस नहीं होगी। और अगर वहाँ से डिले होता है तो आपको लेट फीस के साथ आप फाइल कर सकते हैं इस रिटर्न को, ये रूल है। लेट फीस के साथ भी आप फाइल कर सकते हैं और उसकी भी फिर अलग अलग डेडलाइंस है। जैसे दिसंबर तक कर सकते हैं आप लेट फीस के साथ, और जनवरी आता है तो डिफ़ॉल्ट रहेगा आपका। जैसे इनकम टैक्स में रिफ़ंड होता है कई बार लोगों का, तो वो लैप्स हो जाता है। यानी दिसंबर के बाद रिफ़ंड का कोई केस नहीं बनेगा, लेट फीस होगी और टैक्स पेबल होता है, तो वो दो ही सिचुएशन में रिटर्न फाइलिंग पॉसिबल होगी। अच्छा हाँ,
तो इस तरह से जुलाई एक स्टैंडर्ड वो पर्सन के लिए डेडलाइन होगी। अभी हेमंत जी हमसे जुड़ चुके हैं भोपाल से। हेमंत जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू मैम। मैम मेरा सवाल ये था सर से कि मैंने कुछ शेयर्स खरीदे थे 59 की प्राइसिंग पे, और जिनके ये वैल्यूएशन अभी चल रहा है 149 के आसपास का, एंड समवेयर अराउंड मेरा 75,000 इसमें प्रॉफिट मैंने अर्न किया है। तो इसका मुझे टैक्सेशन का वो जानना था कि जब टैक्स अगर वो होता है, टैक्स फाइल होता है, तो उसमें कैसा कैलकुलेशन रहता है और किस तरीके से किया जाएगा? जी अभिजीत जी। हेमंत जी, अगर आपका होल्डिंग पीरियड मतलब आपके पास ये शेयर 12 मंथ से ज़्यादा है, तो अभी आप 75,000 प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, कोई टैक्स नहीं होगा इस पर, क्योंकि 1 लाख तक की लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लिस्टेड इक्विटी शेयर्स पर अवेलेबल है। तो 75,000 आपका टैक्सेबल में नहीं रहेगा। इवन आपका अगर 1 लाख के ऊपर निकल जाता है, 1 लाख के ऊपर निकल जाता है, ये कैपिटल गेन बोलेंगे इसको, जो प्रॉफिट वाला फिगर है, तो ये 1 लाख क्रॉस हो जाता है तो आपको 10% से इसको टैक्स भरना होगा, इनकम टैक्स जी इस पर्टिकुलर उस अमाउंट पे। हाँ, जो कैपिटल गेन होगा आपका, कैपिटल गेन जैसे अभी आपने बताया 75,000 के आसपास प्रॉफिट दिख रहा है, तो उस हिसाब से। ठीक जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमें फ़ोन करने के लिए। जी, तो हम बात कर रहे थे अगर हम सेवानिवृत्ति की किसी योजना की बात की जाए तो क्या होगी परकेश जी? देखिए, योजना बनती है कि आदमी मतलब कोई भी व्यक्ति किस वक्त पे एंटर हो रहा है अपनी पोर्टफोलियो को लेकर, या जब प्लानिंग कर रहा होता है तो उनको सब चीज़ों का किस एज के क्राइटेरिया के हिसाब से जब वो एंटर होता है तो उसका पोर्टफोलियो उस हिसाब से बनता है। ऑप्शंस अपने पास बहुत सारे होते हैं, जैसे कि अपने पास ट्रेडिशनल इंश्योरेंस प्लान्स होते हैं जो आपको एक फिक्स्ड एन्युइटी, मतलब एक इनकम का सोर्स आपको एक रेगुलर वे में देते हैं कि भाई आपका हर महीने हर साल आपकी एक फिक्स्ड इनकम आती है एक समय के बाद से, जो आपके लिए कुछ लॉक इन पीरियड्स के लिए होते हैं जी। फिर आपके पास ऑप्शन में एनपीएस, तो अपन ने अभी इसके बारे में काफ़ी चर्चा की कि एनपीएस अच्छा ऑप्शन होता है। फिक्स डिपॉजिट होता है एक ऑप्शन, आदमी अपने हिसाब से, व्यक्ति अपने हिसाब से उस हिसाब से प्लान कर सकता है फिक्स डिपॉजिट का। कुछ म्यूचुअल फंड की स्कीम्स होती है, म्यूचुअल फंड में कुछ रिटायरमेंट स्कीम्स होती हैं, कुछ इक्विटी प्लान्स होते हैं म्यूचुअल फंड के, जिसके थ्रू आदमी अगर जल्द उम्र में अगर तैयारी करना शुरू करता है तो उसको एक समय के बाद रिटर्न्स के साथ में उसको एक बाकी विड्रॉल ऑप्शंस के भी बेनिफिट मिलते हैं उसको, जिसके थ्रू वो प्लान्स कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें होती है जिसके थ्रू इंसान काफ़ी तरीके से अपने हिसाब से, अपने बजट के हिसाब से, बजट के हिसाब से एलोकेशन मेरा मानना है कि मैम सब तरीके में करना चाहिए। जैसे अपन घर पे भी अगर खाना रहता है, थाली आती है अपने पास, तो आप एक ही चीज़ नहीं आती है, उसमें दाल रोटी चावल सारी चीज़ें आती हैं। उसी तरीके से निवेश भी उसी तरीके से करना चाहिए कि भाई आपका हर एक हिस्सा थोड़ा थोड़ा सब जगह होना चाहिए, और जैसे जैसे आपकी उम्र रिटायरमेंट के करीब आती है तो आप थोड़े से कंजर्वेटिव जोन में, सेफर जोन में आप मूव होते चले जाने चाहिए, ताकि फिर उसके हिसाब से फिर आप आपकी विड्रॉल जब आपका इनकम शुरू हो बाद में 60 वर्ष के बाद में, तब आप उसको प्रॉपर तरीके से ले सके। फिर जी सही बात है, निवेश करना बहुत ही आवश्यक है। अगर हमारा उज्जवल भविष्य हम चाहते हैं तो निवेश बहुत ही आवश्यक है। अभिजीत जी, जैसे हम बात कर रहे थे कि किस तरह से आपने बताया, डेट का आपने बताया, अगर हमारे युवा हैं, यंगस्टर्स हैं, या जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, वो ये जानना चाहते हैं कि आयकर क्या होता है, किस तरह से भरा जाना चाहिए, हमको क्या बेनिफिट होते हैं, तो इसकी जानकारी वो कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं? आज की डेट में क्या है, जब से इनकम टैक्स की वेबसाइट चेंज हुई है जी, जी, जी। वो इतनी इन्फॉर्मेटिव हो गई, बस आपको इनकम टैक्स की वेबसाइट पे जाना है, उसमें सब कुछ मिलेगा और बहुत इजी फॉर्मेट में है। इवन आप यूट्यूब पे वीडियोस देख सकते हैं एक एजुकेशन पर्पस के लिए, अवेयरनेस के लिए, कि बेसिक अवेयरनेस आपको बहुत इजीली मिल जाएगी। और थोड़ा बहुत न्यूज़पेपर में आता ही रहता है, जैसे न्यूज़ में आया कि 7 लाख का तक एग्जाम्प्ट है, तो बेसिक नॉलेज आजकल न्यूज़पेपर में अच्छा खासा आता है। और कोई भी अच्छा प्रोग्राम देखते रहिए, एग्जाम्पल हमारा ये निवेश प्रोग्राम है, ये भी एक अच्छा मीडियम बन सकता है कम्युनिकेट करने का। जी बिल्कुल बिल्कुल, जानकारी दर्शक लेते हैं और आप जैसे विशेषज्ञ जानकारी देते हैं तो निश्चित रूप से लोगों को फ़ायदा पहुंचता है। मकान या प्लॉट खरीदने या बेचने पर भी कुछ कर या ऐसे टैक्स निर्धारित रहता है? यस मैम जी, एक्चुअली आप प्लॉट लेते हैं या मकान, मतलब एक तो होता है आप बिजनेस कर रहे हैं इसका, जैसे रियल एस्टेट वाले बिल्डर्स होते हैं इस तरह से,
तो वो एक अलग कैटेगरी आती है। फिर आपको ये बिजनेस इनकम बन जाता है। और वहीं आप एक रिटेल है कि आप एक सैलरी पे काम करते हैं, लेकिन आपने इस साल प्लॉट 5 साल पहले प्लॉट लिया था, इस साल सेल आउट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली इसमें क्या होगा, 5 साल पहले आपकी 1 लाख कॉस्ट थी, एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो महंगाई के हिसाब से कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स हर साल आता है, जो बजट के टाइम पता चलता है हमें। तो जैसे ही वो मालूम चलता है, उसके हिसाब से उस 1 लाख को इन्फ्लेट कॉस्ट माना जाता है। कि एग्जांपल ले लेते हैं, 1.5 लाख का आया, तो 1.5 लाख इसकी कॉस्ट मानी जाती है फिर जब टैक्स कैलकुलेट करते हैं हम लोग। और फिर सेल जिस वैल्यू पे हुई है उसका और इसका डिफरेंस, ये कैपिटल गेन होता है। तो ये कैपिटल गेन फिर इनकम टैक्स रिटर्न के टाइम पे कैलकुलेट करके और उसमें वो टैक्स पे कर दिया जाता है। अच्छा, इस तरह से। और सेम चीज़ चलती है बिल्डिंग, क्यों ये दोनों कैपिटल एसेट होती हैं आम आदमी के लिए। अब कोई बिजनेस कर रहा तो उसके लिए स्टॉक है ये, तो उसका एक अलग वो क्राइटेरिया होगा कैलकुलेशन का। जी, इस तरीके से। निवेश में शेयर मार्केट की क्या भूमिका रहती है कल्पेश जी? जी, निवेश में शेयर मार्केट की मैं आपको बताऊं तो बहुत बड़ी भूमिका है जी। सबसे पहली चीज़ रहती है कि आपका पोर्टफोलियो बहुत तरीके से डाइवर्सिफाइड हो जाता है। डाइवर्सिफाइड में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं आपके पास कि आप अलग अलग कैटेगरीज में, अलग अलग सेक्टर्स में आप माध्यम से निवेश करके पैसा बना सकते हैं आप। और दूसरा एक सबसे बड़ा कारण होता है, महंगाई को बीट करने का सक्षम ताकत रखती है शेयर बाजार जी। मैं मानता हूँ जनरली बेसिक है, 2 एसेट क्लासेस ऐसी है जो आज की तारीख में जो महंगाई को बीट करती है, जिसमें आप रेगुलर कैश फ्लो भी जनरेट कर सकते हो। एक हो गया रियल एस्टेट, दूसरा हो गया शेयर मार्केट के थ्रू। और शेयर मार्केट में थोड़ा जानकारी की अधिक आवश्यकता होती है। उसके अलावा दूसरे ऑप्शन आज की तारीख में म्यूचुअल फंड जैसी कंपनीज है जो फंड मैनेजर्स के थ्रू प्रॉपर पोर्टफोलियो मैनेज करती है और जो बेहतर तरीके से रिटर्न्स इन्वेस्टर्स को बहुत ट्रांसपेरेंट तरीके से रिटर्न निवेशक को पहुंचाती है वो। तो ये 2 अच्छी चीज़ें हैं जिसके थ्रू अगर डाइवर्सिफाई करा जाए पोर्टफोलियो को, जैसे मैंने इंश्योरेंस की बात की थी, म्यूचुअल फंड्स की बात की, बॉन्ड्स की बात की, गोल्ड है आपके पास एक एसेट, तो आप थोड़ा सब में आप थोड़ा प्लान कर सकते हो। बट ये ज़रूरी ध्यान रखना रहता है जब प्लान करते हैं कि हर एक से आपके पास कैश फ्लो आना चाहिए जी। कहीं ना कहीं से आपके पास रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम जनरेट होनी चाहिए। तो वो एक बहुत बड़ा कारण रहता है। बहुत सारे निवेशक क्या करते हैं मेरे जनरली कि एक चीज़ लेके भूल गए, वो लेके भूलने के बाद अब उसके प्राइसेस बहुत बढ़ गए, तो उससे आदमी रेगुलर वो लिक्विडिटी क्राइसिस में रहता है। तो एक समय के बाद लिक्विडिटी का रोल एक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपके पास अगर बड़ी सारी प्रॉपर्टीज भी है पर वो कैश फ्लो जनरेट नहीं कर रही है, तो एक समय पे लिक्विडिटी का एक रोल अपने आप बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। जैसा रिटायरमेंट के लिए एक बहुत बड़ी आवश्यकता है, तो वो उस जगह पे हेल्प करती है। बिल्कुल। अभी संजय मालवीय जी हैं, इंदौर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाँ, सभी को नमस्कार मैडम। नमस्ते जी, बोलिए। मैडम, मैं ये जानना चाहता हूँ कि एक घर बेचना है मेरे को और कलेक्टर गाइडलाइन के अनुसार उसको 30 लाख की रजिस्ट्री होती है, ठीक है। अगर मैं 40 में बेचता हूँ तो कितना कैपिटल गेन लगेगा मेरे को या क्या टैक्स लगेगा, इसके बारे में बताइए जी। एक्चुअली अगर आप उसको 40 लाख में बेच रहे हैं तो सेल कैपिटल गेन की जो कैलकुलेशन होगी वो 40 लाख से होगी, फिर 30 लाख क्योंकि कम साइड पे जा रहा है। और जो कलेक्टेड रेट होता है वो इस पर्पस के लिए होता है कई बार कि आप एग्जांपल 25 लाख की कई बार पहले प्रैक्टिस थी कि 25 लाख की रजिस्ट्री कर ली, बाकी अदर मोड में कुछ कर लिया, तो अंडर वैल्यूड के लिए थे, लेकिन ये मिनिमम कॉस्ट होती है। तो यहाँ पे आपको 40 लाख पे कैलकुलेट करना पड़ेगा कैपिटल गेन। अच्छा, हाँ, वो 30 लाख कंसिडर नहीं होगा जी। तो संजय जी, हमें उम्मीद है कि आपको आपका जो आंसर है वो मिल गया। बहुत बहुत धन्यवाद जी। बिल्कुल, हम बात कर रहे थे आयकर की, मतलब जिस तरह से बात की जाए, आपने बताया तो आम लोग जो हैं जिस तरह से रिटर्न भरते हैं या फाइल करते हैं, क्या महिलाओं के लिए भी अगर बात की जाए उनकी, तो उनका क्या क्राइटेरिया रहता है? मैम, पहले वुमन का चलता था, अभी कुछ 2-3 साल से बजट में विड्रॉ कर लिया गया है, तो सबको सेम कर दिया है। मतलब एज फैक्टर अकेला रह गया है 60+ और 60 से नीचे वालों को। तो वुमन मैन सबके लिए एक ही स्लैब चल रहा है आज की डेट में। जी। और बेनिफिट ये है कि ऑलरेडी 5 लाख तक की वो रिबेट दे रखी हुई है और न्यू स्कीम में 7 लाख तक की रिबेट है। तो वो ओवरऑल अब सबको वो इक्वल मिल चुका है उस चीज़ का बेनिफिट।
तो वुमेन के लिए स्पेशल उस चीज़ में नहीं है अभी जी। और अभिजीत जी कुछ फंड्स ऐसे होते हैं जो बहुत कॉमन या आम जनता जिनको अपना सकती है और उसमें निवेश करके फ़ायदा ले सकती है, वो कौन से हैं सबसे ज़्यादा सर्वाधिक प्रचलित? सबसे ज़्यादा मैम इन्वेस्टमेंट फंड है लाइफ इंश्योरेंस जी, क्योंकि अब लाइफ इंश्योरेंस भी मैम ऐसा है जैसे मैं अगर आज 25 की एज में जब मैं था 24-25 तो मुझे लगता था मैं लाइफ इंश्योरेंस क्यों लूँ, 35 इयर्स बाद की प्लानिंग आज से क्यों करूँ। बिल्कुल। और वो भी एक सर ने जैसा बताया कि कैश आउटफ्लो ही है उसमें, टर्म प्लान में और कुछ नहीं है जी। तो बट जब जाकर देखा इंश्योरेंस कंपनी के पास तो उसमें यूलिप प्लान्स भी होते हैं बहुत सारे, जो एक तो आपको टैक्स सेविंग देते हैं और 5 या 6 साल के लॉक इन से स्टार्ट होता है उनका, 6 साल एक एवरेज ले लीजिए और 6 साल के बाद से आप उसको विड्रॉ कर सकते हैं। इवन है भी मेरे पास 2-3 यूलिप प्लान्स हैं जैसे, तो वो बहुत बेनिफिशियल है। इनकम टैक्स प्लानिंग भी हो गई और आपको 5-6 इयर्स में आपको एक कैपिटल इकट्ठी होकर मिल रही है। तो ये बहुत अच्छा ल्यूक्रेटिव वो है। इसके बाद फिर न्यू पेंशन स्कीम जैसा सर ने डिस्कस किया, इसके बाद टैक्स सेविंग में भी आता है न्यू पेंशन स्कीम है, पीपीएफ में आप डाल सकते हैं पैसा, 8-9% एवरेज रिटर्न है उसका भी। इसके बाद फिर गवर्नमेंट ने एक और एग्जम्पशन दी है जो म्यूचुअल फंड से रिलेटेड करती है, बट उसका लॉक इन पीरियड 3 इयर्स का है, मतलब 3 साल बाद विड्रॉ कर सकते हो आप। तो आप ELSS में अगर डालते हैं इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, तो उसमें अगर आप डालते हैं फंड तो आपको इनकम टैक्स में भी उसका डिडक्शन मिलता है और दूसरी तरफ आपका एक शॉर्ट टर्म का वो इन्वेस्टमेंट प्लान भी बनता जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। और इन सब का पोर्टफोलियो बना सकते हैं, मतलब आपकी नीड शॉर्ट और लॉन्ग दोनों कवर करके चलना है तो शॉर्ट में आप ELSS ले सकते हैं, लॉन्ग में एक टर्म प्लान ले सकते हैं, या सर ने जैसा बताया वो मनी बैक गारंटी प्लान जो होते हैं उस तरह के प्लान्स ले सकते हैं, तो एक अच्छा वो बन जाएगा इसमें। जी। तो बल्कि क्या पूरी फैमिली के लिए भी कुछ इस तरह का सेविंग प्लान्स होते हैं जिसमें सारी फैमिली के लिए हम उनको सेव कर सकें या सेव जोन में लेके जा सकें? जी बिल्कुल, इसमें सबसे ज़रूरी होता है टर्म प्लान का एक विशेष रोल रहता है जी। वो क्या करता है, वो आपको रिस्क कवर से सेफ रखता है। मतलब वो ये करता है आपके साथ में कि जैसे कुछ भी परिवार में जो व्यक्ति कमाता है जी, कल से कुछ भी अनहोनी अगर उसके साथ हो जाती है तो पूरे परिवार के लिए, बाकी परिवार के लिए कुछ भी विपरीत परिस्थितियां ना उत्पन्न हो, तो उस प्रकार की विपरीत परिस्थितियों से बचने के लिए लोग टर्म प्लान का विशेष रूप से ध्यान रखते हैं। वो उस पर्टिकुलर पीरियड के लिए ही होता है कि जितने टाइम आप कवर लेना चाह रहे हो, जितने टाइम के लिए आप कवर ले रहे हो, प्लस आपको उतने टाइम में आपका जैसे आज जो इनकम है उस इनकम का 20 गुना 25 गुना आपकी विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है। 50 लाख से शुरू होके आप जितने चाहो तो उतना कवर रह सकते हो। तो वो वाली सारी चीज़ें आपको वहाँ पे परिवार को एक बहुत बड़ा सपोर्ट मिलता है, उससे आर्थिक रूप से एक बहुत बड़ा हिम्मत देता है वो परिवार को कि अगर आपके पास 50 लाख 1 करोड़ रुपए अगर किसी भी दुर्घटना, किसी भी अगर व्यक्ति का अगर कुछ हो जाता है तो वहाँ पे आपको एक बहुत बड़ा सपोर्ट मिलता है फैमिली को। यानी पूरे परिवार को हम इस तरह की स्कीम्स को लेकर और एक सेफ जोन में या सुरक्षित मोड में बिल्कुल लेकर जा सकते हैं। जी। अभिजीत जी, जैसे अभी हमारा मन चल रहा है फरवरी, बजट की भी अगर हम बात करें क्योंकि बजट निवेश से बहुत जुड़ा हुआ प्रश्न है, तो बजट को लेकर अभी आपका क्या कहना है? अभी तो इंटरिम बजट था जी, तो इसमें कोई मेजर अनाउंसमेंट टैक्स से रिलेटेड नहीं हुआ है। लेकिन इन्होंने जो बजट आया है और जो अभी टाइम चल रहा है, आप शेयर मार्केट में भी इन्वेस्ट करते हैं तो डेफिनेटली मालूम होगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर हो रहा है जी। आपने भी देखा होगा पिछले 4-5 साल में इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अलग लेवल पे जा चुका है हमारा, और ये कंटिन्यू रहने वाला है। तो आई गेस अभी तो बजट में सिर्फ इतना ही है, टैक्सेशन रिलेटेड कोई बड़ी अनाउंसमेंट नहीं है, बट आने वाला बजट है, इसमें सैलरीड क्लास एक एक्सपेक्टेशन रखती है कि एटलीस्ट स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़े थोड़ी, कि 50,000 वो कंटिन्यू चल रही है बस, और मेजर यही डिमांड आती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं अभिजीत जी। जी, बल्कि इस विषय पर हम आपसे भी जानना चाहेंगे, लेकिन अभी असीम जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं गंज बासुरा से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। हेलो जी जी असीम जी बोलिए। जी गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बोलिए। जी सर, मेरा ये क्वेश्चन था कि सर मैं एज ए सेल्स जॉब करता हूँ, तो सैलरीड पर्सन हूँ, तो मेरे को ये डाउट है कि मैं कौन सी स्कीम के थ्रू इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कराऊं। मेरा कमिंग रिटर्न जो आएगा, ओल्ड स्कीम के थ्रू मैं रिटर्न फाइल कराऊं या न्यू स्कीम के थ्रू, कौन सा बेनिफिट्स मुझे मिल सकते हैं न्यू स्कीम और ओल्ड स्कीम में? ओके असीम जी, एक्चुअली न्यू और ओल्ड का डिसीजन डिपेंड करता है आपकी सैलरी कितनी है
और सेकंड थिंग ये कि अगर आपके पास कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, जैसे होम लोन नहीं है, पीपीएफ नहीं है और लाइफ इंश्योरेंस भी नहीं है मेजर, तो आपको डेफिनेटली न्यू स्कीम में जाना चाहिए। और अगर ये सब चीज़ है तो फिर दोनों का कंपैरिजन होता है, उसमें एक वो जेन्युइन हो जाता है कि आपकी सैलरी किस रेंज में आ रही है। ऑन एन एवरेज 7 लाख तक की आपकी इनकम टैक्स फ्री रहेगा अगर अंडर 7 लाख है तो उस बेस पर आप स्विच कर सकते हैं जहाँ पे भी जाएं। और सैलरीड को तो ऑप्शन है, आप बार बार स्विच कर सकते हैं, अभी तो ये है ऑप्शन। ओके सर, तो सर मेरा तो जैसे क्या हाउस लोन और लाइफ इंश्योरेंस भी है मेरे पास, तो ओल्ड में जाना चाहिए आपको, थोड़ा बेनिफिट ज़्यादा रहेगा उसमें। ओके सर, वही मैं जानना चाह रहा था कि बहुत कंफ्यूज था, सब लोग बोल रहे थे कि आप न्यू स्कीम में डील करें। तो मैंने कहा एक बार आपको लाइव सुन रहा था तो मैं एक बार पूछ लेता हूँ आपसे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू मैम। थैंक यू कॉल करने के लिए। जी बिल्कुल, इस तरह का बहुत डाउट रहता है अभिजीत जी न्यूज़ ओल्ड में। तो हम जैसा कि अभी उन्होंने बताया, तो हम कैसे निर्धारण इसका कर सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल था, मैं चाहूँगी कि हमारे दर्शक भी जानें। इसका एक बेसिक कंपैरिजन है न्यू रिजाइम और ओल्ड रिजाइम। जी, एक्चुअली ओल्ड में हम लोगों को जो इन्वेस्टमेंट के एचआरए के क्लेम मिलते थे, एग्जाम्पशंस मिलती थी, वो न्यू में मोस्टली बंद हो चुकी हैं। सिर्फ स्टैंडर्ड डिडक्शन है और 87A बची हुई है रिबेट। बाकी चीज़ें बंद हो चुकी हैं। तो इस बेस पे आपको डिसाइड करना पड़ेगा। दो तरह के लोग हैं मार्केट में, जैसे एक है कि मैं यहाँ इन्वेस्ट कर दूँ, टैक्स सेविंग कर दूँ। एक पर्सन ऐसे भी होते हैं कि मुझे कुछ नहीं करना, टैक्स भरो और फ्री, मतलब हौच पौच वाला कोई काम नहीं होता है। तो उस बेस पे आपका जजमेंट रहेगा। और सेकंड, आपका सैलरी इनकम है कितनी, क्योंकि जैसे ही 10 लाख क्रॉस करती है फिर दोनों में कंपैरिजन होता है। जी, क्योंकि डिपेंड करता है। गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा ऑप्शन दिया है कि आप स्विच कर जाइए यहाँ से यहाँ, दोनों जगह कर सकते हो आप सैलरीड पर्सन हो तो एक बहुत अच्छा ऑप्शन मिल जाता है। जी बिल्कुल जी बिल्कुल, इसमें और ये इतना अच्छा ऑप्शन है गवर्नमेंट की तरफ से। इसमें क्लियर रहता है वैसे कि अगर 5 लाख से अगर व्यक्ति की अगर आय कम है तो उसके लिए न्यू ऑप्शन भी वैसा है और ओल्ड ऑप्शन भी न्यूट्रल है। हाँ, ओल्ड भी न्यूट्रल है। इसके ऊपर जब व्यक्ति जाता है तो उसके पास ऑप्शन है कि वो अपनी टैक्स इसमें किसमें उसको ज़्यादा टैक्स बन रहा है। तो उस हिसाब से वो डिसाइड भी कर सकता है कि वो कहाँ पे जाना चाहता है। वो अगर उसको न्यू में टैक्स ज़्यादा लग रहा है, ओल्ड में कम लग रहा है, उसके एग्जेम्पशंस लेने के बाद में, तो वो ओल्ड को कंटिन्यू कर सकता है। ये तो वो चाहता है तो वो न्यू में शिफ्ट भी कर सकता है। वो ऐसा हो जाता है। जी, और बल्कि किन चीज़ों से हम अपने आयकर को कम कर सकते हैं, बचा सकते हैं? जी, मेरा इसमें थोड़ा सा विचार अलग रहता है जी, कि आयकर बचाने के साथ साथ अब इंसान को उस वक्त पे आने की आवश्यकता है, उस चीज़ को सोचने की आवश्यकता है कि अपनी इनकम को बढ़ा के आगे की जो इनकम लेनी है उसको जी, बाद में जहाँ भी वो निवेश करे या जैसी भी चीज़ें करे वो एकदम टैक्स एफिशिएंट हो। जहाँ पे उसको उस वक्त भी उसकी इनकम अगर बढ़ती है 20% 25% टैक्स लेकर 30% पे आता है वो, तो वहाँ उसको उतना ना देना पड़े। वो इनकम उसकी एफिशिएंट होनी चाहिए, तो वहाँ पे उसके लिए ज़्यादा ज़रूरत है उस चीज़ को। जी, मैंने अक्सर आम लोगों को देखा है अभिजीत जी के स्कूल की फीस में, किराए में, बहुत सारी ऐसी चीज़ें रहती हैं जो ओल्ड स्कीम में बेनिफिट होते हैं सारे। मतलब ये एक वो कंफ्यूजन मार्केट में ये होता है कि क्लाइंट जब आता है तो उसको वो मालूम है स्कूल फीस का डिडक्शन है, बट उसे ये नहीं मालूम ये न्यू स्कीम में नहीं, ये ओल्ड स्कीम में। तो डिपेंड करता है उसका इन्वेस्टमेंट कहाँ पर ज़्यादा है। अगर इन्वेस्टमेंट बहुत सारे किए हुए हैं जिनकी एग्जाम्पशंस हैं, डिडक्शंस हैं, तो डेफिनेटली ओल्ड स्कीम का भी फ़ायदा कर जाती है। मोस्टली केसेस में यही होता है। और फिर वो आपकी सैलरी या फिर इनकम किस रेंज में हो उसका इफेक्ट, क्योंकि ऊपर जैसे जैसे जाता जाएगा तो दोनों स्कीम न्यूट्रल होती चली आती है। बिल्कुल सही बात है। यानी अगर हम बात की जाए तो घुमा फिरा के सिर्फ एक बात ये कह सकते हैं कि बचत हमारे जीवन में बहुत मायने रखती है। और आप जैसे विशेषज्ञ हमारे साथ मौजूद रहते हैं तो वो हमेशा हमें सही सलाह देते हैं, सही मार्ग दिखाते हैं कि हम अपने बजट को, अपने इनकम को कहाँ निवेश करें और कहाँ जो है बेनिफिट लें। तो चलते चलते मैं चाहती हूँ कि छोटा सा संदेश अभिजीत आप भी और बल्कि जी आप भी हमारे दर्शकों को दें। जी जी अभिजीत जी। एक्चुअली जो भी करना है, टैक्स सेविंग नहीं, हमारा टैक्स प्लानिंग होना चाहिए हमेशा पर्पस। क्योंकि टैक्स प्लानिंग में आप हमेशा एक चीज़ रहेगी, आप निवेश कर रहे हैं कहीं उस पैसे को और वो नॉर्मल एवरेज 5-7% रिटर्न से ज़्यादा ही आएगा। तो जितने भी आपने देखे कि 80C में डिडक्शन मिलते हैं, लाइफ इंश्योरेंस है या फिर कोई भी वो PPF वगैरह हैं, 8-9% के ऊपर ही जा रहे हैं सबके रिटर्न्स आज। और ELSS है वो तो 20-25% तक चला जाता है कभी कभी। तो आप उधर पर जाएंगे, निवेश भी होता जाएगा और टैक्स प्लानिंग अपने आप होती चली आएगी उससे आपके। जी मैं तो मैम एक ही चीज़ कहना चाहूँगा इस चीज़ में, इस शो के माध्यम से, आज ज़माना है, आज अपने को पर्सपेक्टिव चेंज करने का टाइम है।
पहले कुछ चीज़ें लग्जरी हुआ करती थी जो आज की तारीख में नेसेसिटी है। एग्जाम्पल जैसे कार हो गई, चीज़ें बहुत सारी सुविधाएं ऐसी हो गई। तो आज उसी तरीके से निवेश के पर्सपेक्टिव को भी बदलना ज़रूरी है अपने लिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके लिए एक फॉर्मूला है, ज़रूर है। अभी स्कूल में या चीज़ों में ऐसा सिखाया जाता है कि इनकम आप जो कमा रहे हो, पहले आप आपका खर्चा करो, उसके बाद जो बचता है फिर आप उसको निवेश करो या बचाओ आप। सही सही कहा आपने। और इन तमाम जानकारियों के लिए निश्चित तौर पर हमारे दर्शक याद रखेंगे और जानकारी से लाभ भी लेंगे। आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद और आपको भी जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी को नमस्कार।